बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको बताते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, इसे मैंने परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन बताता हूं कि ये क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यह है कि जब आप देखते हैं कि आपका कंपाउंड इम्प्योर है, इम्प्योर कंपाउंड आपका आ रहा है, मतलब आपके कंपाउंड में कोई और चीज भी है। सपोज आपने ए को मिलाया बी के साथ, सी बना। सी के साथ फिर आपने डी डाल के बनाया एफ, नया चीज आपने बना लिया। एफ आपका अपना मेन कंपाउंड है, ये आपका टारगेट कंपाउंड है। टारगेट, टारगेट कंपाउंड है, ये अब बन गया। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कोई और कंपाउंड भी आया हुआ है। चलो मैं उसको एस का नाम देता हूं। कोई और चीज भी साथ साथ बना हुआ है, तो आपका कंपाउंड तो इम्प्योर हुआ ना, बी बी। या फिर वो जो रिएक्टेंट है डी, वो इसके साथ पड़ा हुआ है, अभी तक वो रिमूव ही नहीं हुआ है। तो बहरहाल इफ यू गॉट इम्प्योर कंपाउंड, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग लगाते थे क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मेरे लैब में कोलीग्स लगाते थे, तो थोड़ी उस पर मैं नजर भी रखता था और पूछता भी था कि आप लोग किस तरह करते हैं। तो ये अपने कंपाउंड को साफ करता है। अब हम चलो सपोज करते हैं एफ हमारा टारगेट कंपाउंड है, एस जो है ये कचरा है, इससे हमने इसको साफ करना है। तो जाहिर है ये पाउडर की शक्ल में था। इस पाउडर को मिक्स कर देते थे सिलिका के साथ। सिलिका बी पाउडर था, उसको मिक्स कर देते थे यहाँ पर। इसके अंदर पड़ा हुआ है एफ और एस, ये भी इसका अंदर सिलिका है। इसको थोड़ा सा गीला करके स्लरी भी बनाते थे, ठीक है, थोड़ा सा गीला करके स्लरी बोलते हैं इसको थोड़ा। ये इधर उन्होंने बना लिया। यहां से कॉलम, असल चीज जो कॉलम है, ये अब आपके सामने है। यहां से ये एक ट्यूब है, शीशे का बना हुआ लंबा सा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉटन रख लेते थे इधर, ताकि ये सुराख बंद ना हो जाए, कॉटन रख लेते थे। इसके ऊपर ये वाला जो स्लरी है वो रख लेते थे। ये स्लरी बल्कि सिलिका, सिर्फ सिलिका, सॉरी, पे इस पे सिर्फ सिलिका रख लेते, ओनली सिलिका, ओनली सिलिका। इसके ऊपर कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, सिर्फ सिलिका यहाँ पर रख लेते थे। इसको थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ, सिलिका इसके अंदर रख लेते थे। इस सिलिका के ऊपर फिर वो जो अपने स्लरी है, वो स्लरी इसके ऊपर डाल देते थे। आप कीप इन माइंड कि इसके अंदर आपका एफ भी पड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत मोटा हो गया। इधर आपका एफ और एस दोनों इधर मिक्स पड़े हुए हैं, एफ और एस दोनों उसके अंदर पड़े हुए हैं। फिर इसके ऊपर से हम लोग सॉल्वेंट डाल देते थे। सॉल्वेंट भी उसी तरह जैसे आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी टीएलसी में कराया था, एन हेक्से पोलर ना पोलर ज्यादा ज्यादा, वो उसके ऊपर डाल देते थे अपना हिसाब करके, ठीक है, इसके ऊपर डाल देते थे। अब होता क्या है कि जब आप सॉल्वेंट डालेंगे ना यहाँ पर, आराम से बहुत एहतियात से वो सॉल्वेंट डाल देते थे।
सॉल्वेंट जाहिर है क्या करेगा, सॉल्वेंट यहां से फ्लो करेगा, मोबाइल फेस की तरह यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा। डिपेंड करता है कि एस कचरा पहले आगे जाएगा या एफ आगे जाएगा, कोई बात नहीं है। आपने पहले से टीएलसी टीएलसी आपने पहले से लगाई थी, उधर आपको पता चला था कि एफ जो है, एफ मेरा यहाँ पर, एफ का स्पॉट यहाँ पर है और कचरा जो है उसका स्पॉट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल प्लेट की बिल्कुल लास्ट में उधर ऊपर आ रहा है। तो उधर तो आपको अंदाजा है, तो वही वाला रेशो का सॉल्वेंट जब आप उसके ऊपर डालोगे तो आपको ऐसा यहाँ पर लगेगा कि एस जो है, एस से अलग मूवमेंट करेगा, एस यहाँ पर होगा। और आपका जो एफ है, उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, एफ आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से। ये उस सिलिका के अंदर ही अलग हो जाएंगे। आप नलका खोल दो, ये वाला नलका ओपन कर दो, इधर से जो जो सॉल्वेंट गुजर रहा है उस सॉल्वेंट को आप कलेक्ट करते जाओ। सॉल्वेंट यहाँ से कतरा कतरा गिरता जाएगा, तो उसके अंदर सबसे पहले आप टीएलसी भी साथ साथ लगाते जाएंगे। और जो कतरे गुजर रहे हैं, टीएलसी लगाओ। टीएलसी के अंदर एक सिंगल स्पॉट आ रहा है, किसका किसकी जगह पर आ रहा है, वो सिंगल स्पॉट यहाँ पर आ रहा है। आपको पता चल गया, अच्छा अच्छा, ये एस निकल रहा है, कचरा निकल रहा है। अभी तक स्पॉट सिंगल है, एफ नहीं आ रहा है, एफ का अभी भी दूर है। तो जैसे जैसे आप ये बार बार लगाते जाओगे, स्पॉट यहाँ पर एक टाइम आएगा कि यहाँ पर स्पॉट गायब हो जाएगा। कोई भी स्पॉट आप बोले अच्छा ठीक है, एस सारा गायब हो गया है, एफ अभी तक क्लोज नहीं आया हुआ है, तो ठीक है मैं इसको जारी कर लेता हूँ। आप इसको जारी कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर स्पॉट नजर आना शुरू हो जाएगा। जो एफ वाला जगह है ना, इधर आपका हल्का स्पॉट है। अब आप खुश हो जाएंगे, अच्छा ठीक है, ये बिकर हटा दो, ये वाला बिकर इसको हटा दो, इसकी जगह एक और बिकर रख दो। ठीक है, एक और बिकर रख दो, क्योंकि अब मेरे पास जो एस एफ है, एफ की बारी है, वो भी यहाँ पर। तो अब आप फिर से नलका ऑन करके, एफ जो है सारा सॉल्वेंट के अंदर, वो सारा का सारा इधर आ जाएगा। बस आपको टीएलसी से मॉनिटर करना पड़ेगा। ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम आपने लगाया, टीएलसी से फिर भी चेक करते थे कि मैं उस बंदे को देखता था, वो बार बार आके टीएलसी भी लगा रहा था, क्योंकि वो चेक कर रहा था कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक एफ आ रहा है। वो उस वक्त तक उसमें सॉल्वेंट डाल, अच्छा ये थोड़ा सा खर्चा भी बोला था, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रिएक्शन के दौरान ही हो रहा था, मुझे इस खर्चे की जरूरत नहीं पड़ी। वो बेचारा 25,000, 30,000, 40,000 तक का खर्चा कर रहे थे। ये सॉल्वेंट बड़े महंगे महंगे सॉल्वेंट होते हैं, ये सॉल्वेंट खरीद कर उसके ऊपर डालते थे, सॉल्वेंट के थ्रू जो है वो कंपाउंड को अलग कर लेते थे। तो फिर एक बीकर में उसका एस था, वो अगर काम की चीज है तो रख लेता, अगर फालतू है तो फेंक देता था। तो एस अलग से बीकर में आ गया, एफ अलग से बीकर में आ गया। ये तो मैं सिर्फ आपको बनाने के लिए दो कंपाउंड मैंने बताए थे। तीन चीजें हो ना, तीन के तीन को आप अलग अलग कर सकते हैं, तीन के तीन चीजों को अलग अलग बीकर में आप सेपरेट कर सकते हैं। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का बेहतरीन तरीका है। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मैंने उस कुली को देखकर, मैनुअल तरीका इसको बोलते हैं। ये मैनुअल है, खुद से हाथ से कॉलम लगाकर, कॉलम खुद हाथ से बनाना पड़ता था। फिर उसके ऊपर स्लरी भी हाथ से बनानी पड़ती थी, फिर उसके ऊपर सॉलिड भी हाथ से बनाना, सारा कुछ खुद करना पड़ता था। लेकिन अब ये है कि फॉरन में जो है वो सारी की सारी कॉलम पहले से बनी हुई थी, खाली आप अपना कंपाउंड उसके ऊपर डाल दो, मिक्सचर खुद ही वो सारा कुछ खुद ही मॉनिटर करके देगा, आपको जरूरत ही नहीं है, बस साइड पे बैठ जाओ। ठीक है, वो ऑटोमेटिक टेक्निक है, तो ये मैनुअल तरीका है। मैंने जब देखा, मुझे इसमें चीज बड़ा जो पसंद आया वो ये था कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बिल्कुल उस टेक्निक के ऊपर काम करता है जो आप लोगों ने टीएलसी में देखा था, टीएलसी तीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और टीएलसी में जो कुछ मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर जो है वो सिलिका और सॉल्वेंट के साथ मुख्तलिफ एफिनिटी रखते हैं, उसकी बुनियाद पर वो अलग हो जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल वो सेम, नाम अलग अलग। अभी तो कई टीएलसी पर एक पतला सा शीट था, उस पर आप कर रहे थे, और कॉलम में आप कॉलम लगा लेते थे, ये कॉलम है ठीक है, इसमें आपने आपने जो जो सिलिका डाला, आप उसको सिलिका डाली, ये आपने कॉलम लगाया। तो इस तरह से वो आप अलग कर लेते थे, और वो बिल्कुल सिंगल स्पॉट बाद में आ जाता था। ठीक है, सो ये था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्यों कराया,
ये क्रोमेटोग्राफी में टीएलसी, पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर टीएलसी, फिर कॉलम लगाकर ये भी बताना कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो रिसर्च किया पीएचडी के लिए, उस पर मुझे खुशी है कि यही चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, खुद सीखा अपने दोस्तों की मदद से, और फिर अपने स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ। रियल रिसर्च जैसे ही आप करोगे ना, तो उसमें एक ही होगा, आपके पास स्किल्स आ जाएंगे, आप किसी भी लैब में आप काम कर सकते हैं। अब जब मैं ट्रेन हुआ, तो जाहिर है वहाँ के मजीद और भी सुपरवाइजर थे, वो अब ये चाहते थे कि ये बंदा हमारे साथ रहे, और वाकई में एक बंदा तो बिल्कुल नाराज भी हुआ कि यार ये हमारे साथ रहे, लैब में ज्यादा देर तक रहे, लेकिन क्या करें, हमारा अपना टाइम था। वो अपना कंपाउंड्स मैंने बना लिए, उनके ही स्टूडेंट्स को, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया। तो फिर आपकी मतलब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ बच्चे जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ये मेरा लैब एक्सपीरियंस था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेरा ब्रांच, मेडिसिनल केमिस्ट्री मेरा ब्रांच था। तो उसमें हमें वेल इक्विप किया गया कि स्ट्रक्चर को कैसे पहचाना पड़ेगा, एनएमआर, मतलब वो कराया गया एनएमआर से। प्रोटॉन की तादाद कैसे पहचान लेते हैं, कार्बन की तादाद कैसे है, मतलब उसमें एनएमआर में, अगर मैं थोड़ा सा उधर आपको बताऊं, एनएमआर, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम लोगों को बताया गया था कि भाई आप प्रोटॉन एनएमआर, H1 NMR, और दूसरा था कार्बन एनएमआर, उसको बोलते हैं C13 NMR। H1 NMR में हमें बताया जाता था हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर। ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मेरे कंपाउंड में सपोज मैंने एक थायरिया का कंपाउंड बना, तो उसके अंदर 13 प्रोटॉन है, 13 हाइड्रोजन है। तो ये उसके ग्राफ में पता करा देते कि भाई ये इस तरह का एनएमआर का ग्राफ होता था। कहीं पर सिंगल पट्टी आ रही थी, सिंगलेट उसको बोलते थे, सिंगलेट। हाँ, और कहीं पर इस तरह से 3 पट्टियों वाला आ रहा था, कभी पर 5 पट्टियों वाला। ये स्क्रीन पर आता था, आपको बता देता कि भाई ये कौन सा प्रोटॉन है, ये वाली कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, और कितने हैं। ये दो बातें, कौन सा और कितने, ये दोनों बता देगा। मतलब मैं आपको अपना कंपाउंड जब से बता रहा हूँ, सपोज करते हैं C++O, उसके बाद NH, उसके बाद फिर C के ऊपर S, उसके बाद फिर NH, और इसके साथ यहाँ पर कोई और रिंग अटैच था। ये मेरा कंपाउंड था यूरिया, ठीक है। तो मुझे बता रहे थे कि ये वाला जो H है, जो नाइट्रोजन के साथ मिला हुआ है, ये कहाँ पर है एग्जैक्टली, आपको बताते कि ये वाला ही हाइड्रोजन है। तो मेरे तमाम कंपाउंड्स के अंदर ये एक NH ये था, 2 NH हर कंपाउंड में थे, 28 29 कंपाउंड में थे, और के अंदर ये NH पीक था। तो NH नाइट्रोजन के साथ वाला जो हाइड्रोजन है, उनकी अपनी अपनी एक अलग अलग पीक आ रही थी, वो मैं देख सकता था। कभी मेरे कंपाउंड में OH आ रहा था, उसका भी मुझे पीक आ रहा था, सिंगल पीक था। तो कभी वो ट्रिपलेट था, कभी वो डॉपलेट था, ये पीक आके मुझे एक तो ये बताते थे कि भाई आपके कंपाउंड में 14 प्रोटॉन है, या 13 प्रोटॉन, या 10 प्रोटॉन है। और साथ साथ ये बताते कि ये कौन सा प्रोटॉन है, ये रिंग वाला प्रोटॉन है, मतलब ये इधर भी तो रिंग है ना, इधर भी तो प्रोटॉन है। तो इस प्रोटॉन का भी पोजीशन बताते कि ये प्रोटॉन है। और ये जो OH वाला प्रोटॉन था, उसको अलग बता दीजिए कि ये OH वाला प्रोटॉन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। तो सारे के सारे इंटरप्रीट करके ये भी हमें सिखा दिया कि मेरे कंपाउंड में। और ये भी एक खुशी थी। एक तो जब कंपाउंड में बताता था उसके सिंथेसिस के दौरान, जब सिंगल स्पॉट आता था, तो बंदे की खुशी की इंतहा हो जाती थी कि यार कंपाउंड बना। और फिर कंफर्म करना पड़ता था कि यार पता नहीं कंपाउंड सिंगल तो है, पता नहीं बना हुआ है कि नहीं बना। NMR कराता था पाकिस्तान में, NMR के कुछ 4 5 कंपाउंड के मैंने पाकिस्तान में NMR कराए। वो बहुत महंगे थे, 3 4 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाता था, 2 2 3 3 हज़ार रुपये। जब मैं यूएसए गया, यूएसए में मुझे पूरा उस NMR की मशीन का एक्सेस मिला था। पाकिस्तान में तो कमरे के अंदर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां पर उस पूरे कमरे के अंदर सैंपल वगैरह सारा खुद डाल के, बड़ा अच्छा लगा था। सैंपलिंग करके खुद डालना पड़ता था, खुद सारा
मेरे रिजल्ट मेरे अपने कंप्यूटर में खुद आ जाते, मैं उधर मशीन पे रखे आ जाता था, रिजल्ट मेरे लैपटॉप पे खुद आ जाता था। वो तो ऐसा था। ये जो प्रोटॉन एनएमआर था वो तो तकरीबन 8 मिनट के अंदर मैं अपना प्रोटॉन एनएमआर करता था। कार्बन का थोड़ा टाइम लेता था, आधा घंटा 1 घंटा, कभी 3-4 घंटे, वो थोड़े से लेते थे, लेकिन बहुत जल्दी होता था, बहुत रोबस्ट, बहुत तेज था। तो ये चीजें मैंने वहां से अपने कंपाउंड की जब प्रोटॉन ले लेता था, मुझे पता था मेरे कंपाउंड का फार्मूला क्या है। तो मुझे ये भी पता था कि मेरे कंपाउंड में वैसे 14 प्रोटॉन है या 10 प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ पर जब वो कंफर्म हो जाता है तो कुछ हो वाकई में मेरा कंपाउंड बन गया है, ठीक है। दैट्स रियली समथिंग इंटरेस्टिंग। फिर कार्बन एनएमआर भी इस तरह, कार्बन एनएमआर में हम लोग कार्बन की तादाद बोलेंगे, भाई कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है। लेकिन उसका जो ग्राफ था कार्बन का, वो इस तरह से डंडियां पे थी, मतलब ये ग्राफ था, उसमें इस तरह से एक पतली सी डंडी है, एक इस तरह से है, फिर एक थोड़ी सी बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, और जैसे डंडियां आ रही थी, ठीक है। ये कार्बन का जो एनएमआर था वो इस तरह से, और वो भी बताते थे कि ये इतने कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है। सो वी लर्न अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ टेक्निक्स रिगार्डिंग द एनालिसिस। एनएमआर खुद से किया, और कंफर्म प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन एनएमआर। इसके साथ ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको भी खुद किया, और वो भी HRMS, ये बहुत मशहूर है, HRMS, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट्स देते हैं। ये HRMS ये भी हम लोगों ने खुद से किया। सो PhD रिसर्च का पूरा एक्सपीरियंस अपने सामने रख करके आप लोगों को कोशिश की कि मैं दे दूं, और इंस्ट्रूमेंटेशन में ये मैंने आपको दे दिया। इंशाल्लाह आप में से कोई भी स्टूडेंट जब जाएंगे रिसर्च के लिए, PhD के लिए, तो वो अगर इस फील्ड में आ गया, खासकर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ गया, के लिए बहुत सारी आसानी होगी। ये तो एक साइड एस्पेक्ट था मेरा, मेडिसिन केमिस्ट्री, जस्ट वन साइड था, सिंथेसिस था, करेक्टराइजेशन, पहचान। इसके अलावा लैब के अंदर भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक कैंसर ज़दा सेल लिया, कैंसर ज़दा सेल के अंदर एक जीन इंसर्ट किया, वो जीन कुछ दिन के बाद उस जीन ने वहां पर एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। मैंने इस एंजाइम को अलग सा एक्सट्रैक्ट किया, मुझे सिखाया गया, ज़ाहिर है, एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया, और इसी एंजाइम पर फिर बाद में मजीद स्टूडेंट ने ऐसे लगाना शुरू कर दिया। मैंने नहीं किया, लेकिन लैब में जो मैं काम करता था दूसरे स्टूडेंट के लिए, मुझे ये काम दिया गया कि भाई ये काम आप करो। सो ये अलग सा ये काम भी था। तो बहुत कुछ मिलने को मिला था मुझे कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में। हाँ, सख्त जगह होता है, हर जगह देखो जहाँ भी जाओगे मुश्किलात ज्यादा होती है, बंदे को काम करना पड़ता है। तकलीफ थी, बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, सुपरवाइजर के साथ, इसके साथ, उसके साथ, नहीं करो वो करो, काम ज्यादा हो गया, कम हो गया। लेकिन बहरहाल चीजें सीख लिया, और अपने स्टूडेंट्स को भी बता लिया इंशाल्लाह। सो यहाँ तक मैं इंस्ट्रूमेंटेशन को वाइंड अप कर लेता हूँ। होपफुली आपके पास अच्छे नोट्स होंगे, अच्छे से बराबर से नोट्स आप लोग ले लेंगे। और जो मैंने शेयर किया था वो शुरू में बड़ा अच्छा मुझे लगा, बाद में मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आपके पास M यूनस वाला कोई बुक है, वो बहुत बेहतरीन है, मेरे पास अभी वो नहीं है। तो उसमें अच्छा वो दिया हुआ है, आप लोग नोट से फिर स्टडी कर सकते हैं, फर्दर जितने भी टॉपिक्स है उसको आप वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों का मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला एस्पेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इन पे मैंने ज्यादा अच्छा किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।